नमस्ते, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो है 8वीं कक्षा के लिए। 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई और पहली कविता, जिसका नाम है धरती का आंगन महके। ये कविता आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कविता धरती का आंगन महके। देखो, धरती का आंगन महके ये जो कविता है ये लिखी है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित इन्होंने। अब पद्य संबंधी बातें हम करते हैं कि प्रस्तुत नई कविता जो है इसमें कवि ने कर्म, ज्ञान और विज्ञान की महत्ता, मतलब कर्म, ज्ञान और विज्ञान का महत्व हमें बताने की कोशिश की है। और इनका ये कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बलबूते पर भले ही आसमान को नाप लें, भले ही हम बहुत सारी प्रगति करें, लेकिन जो आदमी आज शस्त्र बनाकर मनुष्य का विनाश कर रहा है, मानवता को ठेस पहुंचा रहा है, ये बातें वो बिल्कुल ही ना करे। केवल इसी मूल उद्देश्य को लेकर ये कविता लिखी है। अगर आदमी ने शस्त्र नहीं बनाए तब जाकर धरती का आंगन महक सकता है। यही बात उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण आज हमें समझनी है। ठीक है, और इसे ये करने के लिए मनुष्य को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, समाज में उसे सदाचार से रहना चाहिए। यही बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से हम इस कविता के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इस कविता में कर्म, ज्ञान और विज्ञान का महत्व बताया है, क्योंकि मनुष्य कर्म और ज्ञान के विज्ञान के बलबूते पर बहुत कुछ हासिल कर सका है, हासिल कर रहा है। विज्ञान के आधार पर खूब प्रगति कर रहा है। शस्त्र से इंसानियत बचानी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और ये कब इंसानियत बच सकती है? जब समाज में हम स्नेह, सदाचार और मानवता को आगे ले जाएंगे, तभी जाकर ये इंसानियत बनी रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं धरती का आंगन महके। अब देखो कि ये दो जो पहली पंक्तियां हैं मैं पढ़ता हूं। धरती का आंगन महके कर्म, ज्ञान, विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। अब देखो कि धरती का मतलब क्या है? पृथ्वी। और महके का मतलब क्या है? खुशबू आना, महकना, है ना। और कर्म, ज्ञान, कर्म का मतलब यहाँ काम है। काम का मतलब मेहनत, जो भी हम काम करते हैं वो मेहनत है ना। और ज्ञान का मतलब बुद्धि। तो कवि कहते हैं कि हमारे काम से, हमारी बुद्धि से, हमारे जो भी विज्ञान है, इससे हम धरती का आंगन महका सकते हैं। हमारी बुद्धि के जोर पर, हमारे काम के जोर पर, हमारी मेहनत के जोर पर और विज्ञान के बलबूते पर हम धरती को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। कैसे? कि ऐसी सरिता करो प्रवाहित, जो नदी है उसकी जो मोड़ है, ऐसी मोड़ दो कि खिले खेत सब धान से। जो खेत है ये सब खिल जाए, हरियाली लहराए, ताकि सब जो अनाज है, धान है, वो अच्छी तरीके से आ जाए। ये किसके बलबूते पर हम कर सकते हैं? विज्ञान के बलबूते पर। ठीक है, आज मानव ने काफ़ी सारी प्रगति की है। विज्ञान के कारण वह कहाँ से कहाँ पहुँचा है। इसलिए कवि कहते हैं कर्म, ज्ञान, विज्ञान से मानव ने ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी धरती चारों ओर सुगंधित हो। अर्थात हमारी मेहनत से, हमारी होशियारी से और विज्ञान से हमारी धरती खुशहाल बने। और मानव ने विज्ञान के बलबूते पर नदी का मोड़ ऐसा मोड़ देना चाहिए कि खेतों को पानी मिले, जिससे हमारे खेत खलिहान हरे भरे हो, अनाज भी ज़्यादा मात्रा में आए। कहने का मतलब यह है कि विज्ञान के बलबूते पर हमारी धरती बहुत खुशहाल बनाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छा में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में।
कवि यहाँ में बहुत अच्छी तरीके से ये बातें बता रहे हैं कि जो हमारी अभिलाषा है, मतलब इच्छा है, कामना है, नित का मतलब हमेशा, हमारी हमेशा इच्छाएं ऐसी होती है कि उसे पूर्ण करने के लिए आशाओं का ही सहारा लेना पड़ता है ना। क्योंकि मनुष्य जो है ये आशावादी प्राणी है। हमें आशा रहती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है। ये जो हमारी आशा है ये हमेशा हम पूर्ण करें, है ना, विज्ञान के बलबूते पर, हमारी मेहनत के बलबूते पर। लेकिन कवि ये कहना चाहते हैं कि ये करते समय पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह पर। ये करते समय हमें जो हमारा मार्ग है ये विश्वासों का मार्ग अपनाना चाहिए। विश्वास भरी बातें, विश्वास से सब कुछ होना चाहिए। तब जाके हम अच्छी जो भी हमारी जो आशाएं हैं, जो अभिलाषा है, वो पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। देखो कवि ये कहना चाहते हैं कि शिल्पकला, अब देखो शिल्पकला का अर्थ क्या है। बहुत से छात्र ये जानेंगे शिल्पकला मतलब पत्थर की जो कला रहती है, पत्थर पर नक्शी काम होता है, वो कला। ये बात यहाँ नहीं है। शिल्पकला का मतलब ये है कि हाथ से चीज़ें बनाने की जो कला है उसे शिल्पकला कहते हैं। ठीक है। तो मतलब मानव ने कलाओं को सीखना चाहिए, है ना, तब जाकर कमल के फूल जो है मतलब उसकी वाहवाह होगी। कमल के फूल माला, कुमुदों की माला वक्षतल का हार हो, कहने का मतलब ये है तब जाकर उसके गले में कमल के फूल पड़ने वाले हैं। यहाँ वक्षस्थल का मतलब क्या है, छाती, लेकिन यहाँ अर्थ लेना है गले का हार। गले का हार किसे बनाना है, कमल के फूलों को। कब मिलेगा, जब हमारे हाथों में बहुत सारी कलाएं आएगी तब, है ना। और इसके साथ साथ कवि ये भी कहते हैं फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कहने का मतलब ये है कि हमारी धरती पर फूल फल इतने मात्रा में आए कि ऐसा लगे कि हमारे धरती ने एक प्रकार का श्रृंगार किया हो, एक प्रकार का साज किया हो। मतलब ये इस प्रकार सजी है कि फूल और फलों से ये सजी है। ठीक है। मैं आगे पढ़ता हूँ। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से। अब यहाँ चंद्रलोक का मतलब क्या है, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, है ना, जो ग्रह है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि चंद्रलोक हो या मंगल ग्रह हो, इस पर चढ़े किसी भी यान से, मतलब आदमी ने उसने जो खुद अंतरिक्ष यान बनाए हैं विज्ञान के सहारे, मेहनत के सहारे, उसके बुद्धि के बलबूते पर, चाहे वो अंतरिक्ष यान में बैठकर मंगल ग्रह पर जाए या चंद्रलोक पर जाए, चंद्र ग्रह पर जाए, ये तो अच्छी ही बात है ना। लेकिन किंतु न हो संबंध विनाशक असरों का इंसान से। कहने का मतलब ये है कि चाहे उसने कितनी भी प्रगति क्यों न हो, चाहे यान में बैठकर वो कहाँ भी जाए, मंगल ग्रह पर जाए या चंद्र ग्रह पर जाए, लेकिन उसने मानव का विनाश करने वाले जो अस्त्र है इसकी निर्मित नहीं करनी चाहिए, है ना। अब देखो कि यहाँ अस्त्र का मतलब क्या है ये हम समझ लेते हैं। पहले शस्त्र क्या है ये समझ लेते हैं। शस्त्र का मतलब वो होता है कि हाथ से चलाए जाने वाले हथियार, जैसे तलवार, है ना। और अस्त्र का मतलब क्या है, हाथ से फेंके जाने वाले, जैसे बम है। तो आप कहेंगे शस्त्रास्त्र किसे कहेंगे। शस्त्रास्त्र का मतलब वो होता है हाथ से फेंके जाने वाले या हाथ में रखकर या हाथ से फेंके जाने वाले, जैसे कि भाला है, जैसे कि बंदूक है ना, या स्टेनगन है, हाथ में भी होती है और गोली भी निकल जाती है, वो है शस्त्रास्त्र। ठीक है। तो यहाँ आदमी ने कितनी भी प्रगति क्यों न की हो, लेकिन उसे आदमी का ही विनाश करने वाले जो अस्त्र है उसकी निर्मित नहीं करनी चाहिए। ये इंसानियत के खिलाफ है। ठीक है। सांस सांस जीवन पट बुन कर प्राणों का तन ढांकती,
सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। अब देखो कि यह आदमी के गुणों का वर्णन इन्होंने किया है कि अब देखो ये क्या है कि सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, कौन? शुभ्र शलाका। अब यहाँ शुभ्र शलाका क्या है ये पहले देख लेते हैं। शुभ्र का मतलब होता है उज्ज्वल, शुभ्र है ना, और शलाका का मतलब होता है सलाई। बहुत से छात्रों को यह समझ में नहीं आएगा सलाई, तो मराठी में हम सलई कहते हैं, ठीक है। या बहुत से छात्र जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन इसे हम दाभन भी कहते हैं, जो हम सिलाने के लिए काम में लाते हैं, है ना। तो इस प्रकार अगर आदमी के अंदर सदाचार है, अच्छे गुण है, तो ये शुभ्र शलाका क्या करती है, हमारा जीवन पट बुना देती है, और इससे मनुष्य की या सदाचार की जो कीमत है वो हमें देखने को मिलती है ना। सुंदरता किससे बनती है? पवित्रता से, नैतिक गुणों से, ठीक है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। अब प्रतिभा का मतलब क्या है? विलक्षण बौद्धिक शक्ति, जिसे हम अंग्रेजी में टैलेंट कहते हैं, है ना। तो जो हम टैलेंट नापते हैं, पैमाना का मतलब मापतोल, नापना, है ना, और मेधा बुद्धि। तो हमारा जो टैलेंट है वो हम किससे नापते हैं? बुद्धि की ऊंचाई नापता है कौन? मानवता, है ना। मतलब आदमी चाहे कितना भी सीखा क्यों न हो, कितना भी कितनी भी उसने प्रगति क्यों न की हो, लेकिन उसके अंदर अगर मानवता नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। यही कवि कहना चाहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर जो भी सीखा है, जो भी इंसान है, उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, है ना। यही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये अंतिम पंक्तियां है। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। पहले कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। आत्मा का यह अर्थ यहाँ मन है। आवृत्त का जो अर्थ है यहाँ प्रवृत्त करना है या प्रेरणा देना है। और स्नेह का मतलब प्रेम है, प्यार है। प्रभा का मतलब प्रकाश है। परिधान का मतलब वस्त्र है। तो हमें हमारे मन को इस प्रकार प्रवृत्त करना है कि प्रेम रूपी प्रकाश के वस्त्र पहनाकर, कहने का मतलब यह है कि बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें हमारे आत्मा को इस प्रकार प्रवृत्त करना है, ये प्रवृत्त करना है कि हमें करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। इस प्रकार प्रवृत्त करना है कि हमारी जो वसुधा है, हमारी जो धरती है ना, उसकी मतलब धरती की वंदना करनी है, उसकी पूजा करनी है, उसका गुणगान करना है। और ये करने के लिए हमारे आत्मा को हमें प्रेरणा देनी है, प्रवृत्त करनी है, मतलब प्रवृत्त करना है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ बहुत ही सरल अर्थ हमने देखा है, फिर भी इसका भावार्थ मैं आपको फिर से दोहराता हूँ। कवि कहते हैं हमारा व्यवहार सबके प्रति प्रेम पूर्वक होना चाहिए। हमारी आत्माओं को धरती को वंदन करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए, उसका गुण गौरव करने के लिए प्रवृत्त करें। अर्थात हमारी धरती हमें प्यारी है, उसका गुणगान करें, उसका गौरव बढ़ाए, मान बढ़ाए, यही हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है ये कविता आपके समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।